इस साल 2023 में सिर्फ 11 दिन के अंदर अमेरिका के 4 टॉप बैंक्स डूब गए, उसमें लोगों के अरबों रुपए फंस गए। लेकिन वेट, हम बैंक्स में तो पैसा इसलिए रखते हैं ना ताकि हमारा पैसा सेफ हो सके। एंड अगर बैंक से डूब जाएंगे तो हमारे पैसों का क्या होगा? एंड अमेरिकन बैंक्स डूब क्यों रहे हैं? और अगर यही सिचुएशन इंडियन बैंक्स के साथ होता है तो हमारे पैसों का क्या होगा? क्या बैंक्स में भी हमारे पैसे अब सेफ नहीं रहे? Silicon Valley Bank, the second biggest bank collapse in U.S. history. The rapid escalation of SVBs. It's all because the confidence in banks is falling. Silicon Valley Bank. The management of these banks will be fired. तो साल 2023 की शुरुआत अमेरिकन के लिए कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ 11 दिन के अंदर 4 बड़े बैंक्स को कोलैप्स होते हुए देखा। और उसमें सबसे बड़ा नाम था सिलिकॉन वैली बैंक का। और ये बैंक इतना बड़ा था कि अगर हम कंपेयर करें 2007 और 8 के रिसेशन से, जब ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी 2007 और 8 के टाइम पे, वहां पे अमेरिका का वॉशिंगटन म्यूचुअल करके एक बैंक था जो कि कोलैप्स किया था। और उस टाइम पे उसका एसेट्स था 307 बिलियन डॉलर के करीब। और राइट नाउ जो सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स किया है, इसका टोटल एसेट्स है 209 बिलियन डॉलर के करीब, जो कि 2007 और 8 के बाद अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा कोलैप्स है। एंड इतना ज्यादा इसके पास पैसे थे लोगों के कि ये अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था। 16 नंबर ज़्यादा लग रहा है ना? इसको इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया के जो टॉप 5 बैंक्स है उसमें SDFC आता है, ICICI बैंक आता है, ये उसके बराबर था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये इतना ही बड़ा बैंक था तो ये डूबा क्यों? तो उसके लिए हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। 1983 में इस बैंक को बनाया गया था, जिसका मेन फोकस स्टार्टअप्स था, क्योंकि उस टाइम के अराउंड बाकी बैंक स्टार्टअप्स को सपोर्ट नहीं करते थे, उन्हें लोन नहीं देते थे। और इसी बात का फायदा इसने उठाया और काफी तेजी से ग्रो कर गया और अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक बन गया। मतलब कि सब कुछ मस्त चल रहा था। लेकिन फिर आया कोरोना का कहर, ऑफलाइन बिजनेसेस बंद हो गए, ऑफिसेस बंद हो गए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा। एंड इस सिचुएशन से उबरने के लिए यूएस ने बहुत सारे पैसे छापे। अभी इकोनॉमी कोरोना से उबरी भी नहीं थी कि रशिया यूक्रेन वॉर आ गया और दूसरी तरफ यूएस पैसा छापता ही जा रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन 0.3 से 0.5% के बीच था, वो बढ़कर 9.1% चला गया। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ज्यादा पैसे छापने से महंगाई कैसे बढ़ती है? तो जब भी किसी कंट्री का मनी सप्लाई उसके इकोनॉमिक आउटपुट से ज्यादा तेजी से ग्रो करता है तो महंगाई आती है। एग्जांपल से समझिए, सपोज कीजिए एक दुकानदार एक दिन में 5 पेन बेचता है और उसका प्राइस है 10 रुपये। तो जब सरकार ज़्यादा क्वांटिटी में पैसे छापती है, ज़्यादा पैसे प्रिंट करती है, तो वो पैसे अल्टीमेटली मार्केट में आता है। और ये पैसा कहाँ पे पहुँचता है? कंज्यूमर के हाथ में पहुँचता है, यानी कि हमारे और आप जैसे लोगों के पास पहुँचता है। तो जो पहले 5 लोग ही दिन में पेन खरीदते थे, अब वही नंबर्स बढ़ करके 10 हो जाएंगे, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ा है। वहीं पे इकोनॉमिक आउटपुट धीरे धीरे बढ़ता है। तो जो पेन 5 थी वो बढ़ करके 7 होगी, 8 होगी। लेकिन फिर भी जो मनी सप्लाई बढ़ा है उसकी वजह से खरीदने वाले उससे कहीं ज़्यादा होंगे, तो अल्टीमेटली उसका डिमांड बढ़ेगा। सब चाहेगा कि मुझे पेन मिल जाए। तो जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो बोलेगा कि मैं ज़्यादा प्राइस दूंगा, मुझे पेन दे दो, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई लिमिटेड है। इसी वजह से मनी प्रिंट करने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। और इसी एक्सेस मनी प्रिंटिंग के चक्कर में यूएस का इन्फ्लेशन जो पहले 0.3 से 0.5% के बीच हुआ करता था, वो 9.1% तक चला गया और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। तब जाकर के वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, अगर पहली बार नाम सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है ना RBI, वैसे यूएस का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व। तो उसकी नींद खुली कि भैया ऐसे तो हमारा पूरा देश डूब जाएगा, क्योंकि ज़्यादा महंगाई किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तब इन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया और वो बड़ा फैसला ये था कि इन्होंने बोला कि अब हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, जिससे कि महंगाई कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा। तो अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कैसे कम होगा, महंगाई कैसे कम होगी? तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, जो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है, वो काम कैसे करता है। बहुत ही आसान एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको अच्छे से समझिए। तो जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, यहाँ पे यूएस के केस में फेडरल रिजर्व है, तो जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो नॉर्मल बैंक्स को पैसे देते हैं, यानी कि लोन देते हैं, और उससे कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, जिसको कि यूएस में इंटरेस्ट रेट बोला जाता है। और इंडिया में ये जो नाम है, ये जो चार्ज है, इसको रेपो रेट से बहुत ज़्यादा फेमस किया गया है। तो आप न्यूज़ सुनते होंगे कि RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट कम कर दिया। तो ये रेपो रेट वही रेट होता है जिसपे कि सेंट्रल बैंक्स नॉर्मल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को पैसे देते हैं। और फिर वो जो नॉर्मल बैंक्स होता है, वो जो कमर्शियल बैंक्स होता है, वो आम जनता को, हमें
आप जैसे लोगों को, कंपनीज को लोन देती है और हमसे मोटा कमीशन बोले या फिर इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है और इसी में अपना फायदा बनाती है। तो ये सारी चीजें यूएस में अच्छी खासी चल रही थी 2020-2021 के टाइम पे, क्योंकि अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो 2020 में यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो अपने बैंकों से सिर्फ 0.08% चार्ज कर रहा था। तो क्योंकि बैंकों को सेंट्रल बैंक से सस्ते में पैसा मिल रहा था तो वहां की जनता को ये सस्ते में पैसे दे रहे थे। लेकिन जब फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया तो बैंक्स भी नॉर्मली इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, क्योंकि बैंक को पैसा मिल रहा था सेंट्रल बैंक से यानी कि फेडरल रिजर्व से। अब जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो बैंक को ज्यादा कमीशन पे पैसा मिल रहा है, तो ये भी जो नॉर्मल लोगों को लोन देता था इसका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएगा। तो यहाँ से दो चीजें होती है, जब ये नॉर्मल लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेगा तो दो चीजें करेंगे, नॉर्मल लोग लोन लेना बंद कर देंगे एंड दूसरी चीज ये होगी कि जिन्होंने पहले से लोन ले करके रखा हुआ है वो अपने खर्चों को कम करेंगे सो दैट कि ईएमआई पे कर सके, क्योंकि रेट ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, कस्टमर्स के पास, कंज्यूमर के पास पैसे कम होंगे और जब पैसे कम होंगे तो ये खर्चे कम करेंगे, स्पेंडिंग कम करेंगे, सामान को कम खरीदेंगे और अल्टीमेटली जब किसी दुकानदार का सामान कम बिकता है तो वो क्या करता है, वो रेट को नीचे करता है जिससे कि लोग सामान खरीदे। तो अल्टीमेटली इसी चक्कर में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होता है, क्योंकि लोगों के पास पैसे कम हो जाते हैं। हमने पहले केस में क्या देखा कि जब गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करती है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसीलिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने पे लोगों के पास पैसा अल्टीमेटली कम हो जाता है, इतना प्रोसेस होने के बाद, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इन्फ्लेशन नीचे आता है। तो अब हम वापस आते हैं सिलिकॉन वैली बैंक की तरफ। तो जहां कोविड की वजह से ऑफलाइन बिजनेसेस बंद हो गए थे, वहीं ऑनलाइन टेक बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स काफी तेजी से ग्रो कर रहे थे। एक डेटा के हिसाब से सिर्फ साल 2021 में इन स्टार्टअप्स ने $681 बिलियन की फंडिंग की और इन स्टार्टअप्स का सबसे फेवरेट बैंक कौन सा था, सिलिकॉन वैली बैंक। तो इन्होंने अपने ज्यादातर पैसों को वही डिपॉजिट किया, लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक्स को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक्सेस डिपॉजिट उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि जब हम अपने पैसों को बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो हमें इसके बदले कुछ इंटरेस्ट रिटर्न देते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट लॉकर में पड़े पड़े तो मिलते नहीं है। तो एसवीबी के पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, पहला जमा किए हुए पैसों को किसी को लोन देकर इंटरेस्ट कमाया जा सके और दूसरा इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया जा सके। तो यहाँ पे पहला तरीका काम नहीं आया, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को इतना बढ़ा दिया था कि लोन्स महंगे हो गए थे और लोग लोन नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही काम आया, यानी कि इन्वेस्टिंग। तो इन्होंने मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, जो कि इलिक्विड होता है और इसे मैच्योरिटी तक होल्ड करना पड़ता है। इससे पहले पैसे निकालने पे इस पे फाइन लगता है, जैसे कि एफडी पे लगता है। तो यहाँ पे एसवीबी को 1.56% का इंटरेस्ट मिल रहा था और इन्होंने लोगों को 2.33% का इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस कर रखा था। तो अल्टीमेटली एसवीबी को लॉस हो रहा था, लेकिन क्योंकि ये मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म की थी, 10 साल से ज्यादा की थी, इसीलिए एसवीबी ये सोच रहा था कि फेडरल रिजर्व चीजों को धीरे धीरे ठीक कर ही लेगा। लेकिन कोविड-19 हुआ, फिर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो पूरी दुनिया में एक ऐसा सिचुएशन बन गया कि अब तो ग्लोबल रिसेशन आएगा, आर्थिक मंदी आएगी और इससे सबको डर लगता है, क्योंकि आर्थिक मंदी पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती थी। और इसी वजह से जो स्टार्टअप्स को पैसे देते थे, वीसीज जो पैसे फंड करते थे, उन्होंने फंडिंग देना बंद कर दिया। और क्योंकि ऑलरेडी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था तो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ रहा था। तो जो कंपनीज थी यानी कि स्टार्टअप थे, वो अब लोन भी नहीं ले सकते थे और उनको दूसरी जगह से फंडिंग भी नहीं मिल रही थी। तो उसके पास रास्ता क्या था कि जो उन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक में पैसा जमा किया है वो वहां से निकाले। और जब ये वापस गए उनके पास कि भैया हमारा पैसा दे दो, तो सिलिकॉन वैली बैंक वाला सोच रहा था कि हम आपको पैसा कहाँ से दें, हम तो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में पैसा रखे हुए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, ऑलरेडी वहाँ पे लॉस हो रहा है, इंटरेस्ट रेट हमें वहाँ से कम मिल रहा है, फिर भी हमने रखा कि लॉन्ग टर्म वाली बात है। लेकिन अब आप पैसा निकालने आ गए तो हम पैसा कहाँ से दें, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज से पैसा नहीं निकाल सकता था। अगर वो निकालता तो उसको पेनल्टी लगती, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाली चीज़ें होती है। और इस चक्कर में जब लोगों को, इनके कस्टमर्स को ये पता चला कि सिलिकॉन वैली बैंक के पास विड्रॉल देने के लिए पैसे नहीं है और अगर ये मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी से पैसे निकालता है तो बहुत सारा लॉस बैंक को झेलना पड़ेगा, जो कि अल्टीमेटली लोगों का पैसा है। तो पैनिक आया और इतना पैनिक आया कि लोग भागे, बैंक से पैसा
पैसा निकालने के लिए लाइंस लग गई और अल्टीमेटली वहाँ की गवर्नमेंट्स को, रेगुलेटर्स को सामने आना पड़ा और 10 मार्च 2023 को बैंक को बंद कर दिया गया। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने समझा कि अमेरिकन बैंक्स क्यों डूब रहे हैं। अब वीडियो के सेकंड पार्ट में हम ये समझेंगे कि अगर इंडियन बैंक्स डूब गए तो हमारे पैसों का क्या होगा। तो रिसेंट पास्ट में 2019 से 20 के अराउंड इंडिया में येस बैंक के साथ भी एक ऐसा ही केस सामने आया था, जहां पे 2019 में कुछ ही महीनों के अंदर लोगों ने डर से 18,000 करोड़ रुपए निकाल लिए थे और ये बैंक डूबने ही वाला था कि SBI और RBI ने आकर इसे बचा लिया और लोगों के पैसे बच गए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर उस टाइम ये बैंक डूब जाता और अगर फ्यूचर में कोई बैंक डूब जाता है तो हमारे पैसों का क्या होगा। तो इंडिया में जो बैंक DICGC के अंडर आते हैं, DICGC उनके हर एक कस्टमर्स को 5 लाख रुपए तक इंश्योर करता है। अगर आपने DICGC का नाम पहली बार सुना है तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा सेंट्रल बैंक है RBI, DICGC उसी की एक सब्सिडियरी है। अब सवाल आता है कि जो 5 लाख रुपए तक इंश्योर करता है इसका क्या मतलब है। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, हम अपना ही ले लेते हैं कि हमने एक लेक्सिस बैंक जो कि DICGC के अंडर आता है, उसकी लिस्ट में शामिल है, उसमें हमने 3 लाख रुपए रखे और अगर ये लेक्सिस बैंक डूब जाता है, लिक्विडेट हो जाता है, तो वो 3 लाख रुपए मुझे 100% वापस मिल जाएंगे, क्योंकि वो तो DICGC के अंडर था। पहली चीज़। दूसरी चीज़, 5 लाख रुपए तक वो हर एक कस्टमर्स को इंश्योर करता है और यहाँ पे मेरा फंड सिर्फ 3 लाख रुपए था, जो कि ऑब्वियसली 5 लाख रुपए से कम है, तो मुझे टोटल पैसा मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी नई नई जानकारियाँ आपको मिल रही है। तो एक लाइक जरूर से कर देना और कमेंट में बताना कि क्या ये सारी जानकारी आपको पहले से पता थी। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, क्योंकि पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि मुझे लेक्सिस बैंक से टोटल पैसा वापस मिल गया बैंक डूबने के बाद भी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे है, जब हम एग्जांपल नंबर 2 अब आपको बताएंगे, तो सपोज कीजिए कि मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो मैंने क्या किया, लेक्सिस बैंक के ही 2 ब्रांच में, ब्रांच नंबर 1 एंड ब्रांच नंबर 2 में, दोनों अलग अलग ब्रांच में 2 अकाउंट खुलवा लिया और एक में 3 लाख रुपए डिपॉजिट किए और एक में 4 लाख रुपए डिपॉजिट किए। तो टोटल मैंने कितना पैसा डाला, 7 लाख रुपए। लेकिन अगर लेक्सिस बैंक डूब जाता है, लिक्विडेट हो जाता है, तो मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि DICGC का कहना है कि एक बैंक के एक कस्टमर्स को 5 लाख रुपए तक ही मैक्सिमम मिल सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर किसी के पास 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो क्या करे, क्या उसका पैसा बैंक में सेफ नहीं रहेगा? तो रहेगा, लेकिन उसके लिए उसे ट्रिक लगाना होगा। वो ट्रिक क्या है, आइए एग्जांपल नंबर 3 से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल नंबर 2 में बताया कि मेरे पास 7 लाख रुपए था, तो मैंने एक ही बैंक के 2 अलग अलग ब्रांचेज में 3 रख दिया एक में और 4 लाख रुपए रख दिया एक में। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें सेफ साइड रहना है तो पैसे को हम एक बैंक के 2 ब्रांच में नहीं बल्कि 2 अलग अलग बैंक में रखेंगे। एग्जांपल के लिए 3 लाख रुपए हम रख देंगे लेक्सिस बैंक में और 4 लाख रुपए रख देंगे हम CDFC बैंक में, क्योंकि DICGC का ये रूल कहता है कि एक बैंक के एक कस्टमर्स पे 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड है। तो यहाँ पे हमने लेक्सिस बैंक में रखा 3 लाख रुपए, जो कि 5 लाख रुपए से कम है, तो हमें ऑब्वियसली वापस मिल जाएगा। और CDFC बैंक में कितना रखा, 4 लाख रुपए, वहां से हमें मिल जाएगा क्योंकि वो भी 5 लाख रुपए से कम है। तो टोटल हमने कितना रखा, 7 लाख रुपए, जो कि 5 लाख रुपए से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे ट्रिक हमने यूज किया कि अलग अलग बैंक में रखा, जिसकी वजह से हमें टोटल 7 लाख रुपए वापस मिल जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप अलग अलग बैंक में भी किसी एक बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा रखेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक फन फैक्ट बता दूं कि जब यस बैंक वाला कांड हुआ था तो यस बैंक से पहले ये पैसा सिर्फ 1 लाख रुपए मिलता था, यानी कि इंश्योरेंस सिर्फ 1 लाख रुपए था। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इसमें चेंज किया 2020 में और 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया। एंड अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है ना कि ये पैसे कितने दिनों में हमें मिलेंगे बैंक के डूबने के बाद, तो जनरली DICGC की वेबसाइट ये कहती है कि जो रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे ही बैंक का क्लोजर हुआ तो जो लिक्विडेटर्स होते हैं, लिक्विडेटर जब इनको लिस्ट सेंड कर देंगे तो लिस्ट सेंड करने के 2 महीने के बाद उनको पैसा मिल जाता है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको पैसे कितने टाइम में दे। अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा कि सारी चीजें समझ में आ गई होगी और कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या आपका बैंक DICGC के अंडर आता है, तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, अपने बैंक का नाम बता दीजिएगा, हम कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिस्ट डाल देंगे कि कौन कौन सा बैंक DICGC के अंडर आता है। लाइक कर दीजिए।